हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से शुरुआत करने जा रहे हैं। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की फर्स्ट क्लास है। अगर आप यहाँ से क्लासेस को लगातार फॉलो करना शुरू करोगे तो आई होप आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को समझने में, क्योंकि जनरली स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एक इस तरह का सब्जेक्ट माना जाता है जहाँ पे लोगों को थोड़ा सा विजुअलाइजेशन में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि ये यहाँ पे चीज़ें हमें विजिबल नहीं होती हैं बहुत आसानी से। हमें इसको एक इस स्मार्ट तरीके से पढ़ना होगा कि हमें चीज़ें विजिबल भी हों और समझ भी आए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, किस सिस्टम के अंदर क्या होता है, एंसेंबल क्या होती है, इनके अंदर माइक्रोस्टेट्स। तो इन चीज़ों को हमें विजुअलाइजेशन के सहायता से पढ़ना होगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक एक चीज़ बहुत बारीकी से समझ आए। ठीक है, तो आज से शुरुआत करते हैं अपने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल आज ये पहली क्लास है तो आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या चीज़? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ओके, काफ़ी नामकरण हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बातें करेंगे। क्या है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें होता क्या है ना। तो जनरली स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में क्या होता है कि हम लोग चीज़ों की एक प्रोबेबिलिस्टिक स्टडी करते हैं। हमारे पास कोई एक सिस्टम होता है, लाइक कोई भी एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, कोई भी एक गैस में कंटेनर है, मतलब सॉरी कंटेनर में गैस है। ठीक है, तो कंटेनर में गैस होती है, हाँ ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ईच इंडिविजुअल पार्टिकल्स, जो सारे मतलब पार्टिकल्स होते हैं, उन सबकी प्रोबेबिलिस्टिक स्टडी करते हैं। यहाँ पर हम लोग जैसे जब भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है कि हम लोग स्टडी करते हैं वो ऊपर ऊपर से। अभी ये जो शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ, इनके एक जो साइंटिफिक नेम है, इनकी भी बातें करूंगा। ठीक है, चिंता ना करिए। तो हम लोग जब थर्मोडायनेमिक्स में बातें करते हैं तो वहाँ पर हम लोग ऊपर ऊपर से चीज़ें देख लेते हैं। लाइक हमारे पास कंटेनर है, उसमें क्या टेम्परेचर होगा, क्या उसमें एनर्जी होगी, क्या उसका वॉल्यूम है, ऊपर ऊपर से चीज़ें हमने देख ली। लेकिन जब भी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बातें आती है तो हम अंदर जाते हैं, उस कंटेनर के अंदर बैठ गए और अंदर से बैठ करके सारे पार्टिकल्स को देखा, सारे पार्टिकल्स को। ठीक है, और उन सारे पार्टिकल्स की एक स्टडी करते हैं हम लोग। ठीक है, तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में जब भी हम बात करते हैं तो वहां पर एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है, उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक, MACRO, मैक्रो। ठीक है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है कि हम लोग ऊपर से देखें उस चीज को। ठीक है, बाहर से बिल्कुल देख लिया हमने कि अंदर जाके हम उसमें कुछ भी नहीं देखेंगे। हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी का मतलब उसमें क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब बाहर से ही 10 नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए, उसका वॉल्यूम क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, तो जनरली उसको हम बोलते हैं एक माइक्रोस्टेट, मैक्रो। ठीक है, ये हो गई हमारे पास एक मैक्रो स्टेट। लेकिन जब भी हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बातें करेंगे तो हम लोग यहाँ माइक्रोस्कोपिक, मतलब समझ लो माइक्रोस्कोपिक, अंदर जाकर के बहुत डीप तरह से इसको हम देखेंगे। ठीक है, क्या चीज? माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है? अपने जैसे माइक्रोस्कोप होता है उससे हम क्या करते हैं, बहुत जूम करके चीजों को देखते हैं। तो वही चीज है यहाँ पर एक तरह से कि हम लोग बहुत डीप में जाकर के इसकी स्टडी करने वाले हैं। मतलब एक एक चीज की, पार्टिकल की क्या क्या यहाँ पर हो रहा है, क्या उसकी प्रॉब्लम, मतलब हर चीज की, उसमें क्या एंट्रोपी होगी, क्या चीज होगी, सबकी एक अंदर से सारे पार्टिकल्स की स्टडी करने वाले हैं हम। ठीक है, जनरली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जब हम बात करते हैं तो वहां पर भी कुछ इस तरह की स्टडी होती है, बट वहां है कि एक ईच इंडिविजुअल एक पार्टिकल को हमने लिया, उस पार्टिकल के बारे में हमने सारी जानकारी प्राप्त कर ली और फिर हम बाकियों के बारे में ठीक है अंदाजा लगा लेते हैं, ठीक है ऐसे कुछ होगा। तो वहाँ पे एक जनरली पार्टिकल्स की स्टडी कर लेते हैं, लाइक उस पर क्या प्रेशर होगा, याद करो हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, बट यहाँ पर क्या होता है, हम सारे पार्टिकल्स की प्रोबेबिलिस्टिक स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक की। क्या होता है माइक्रोस्कोपिक? माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है कि लाइक जैसे हमारे पास कोई एक सिस्टम है। ठीक है, उस सिस्टम में जितने ईच, मतलब ये सिस्टम है। ठीक है, ये एक सिस्टम है। ठीक है, इसके अंदर ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, हर एक पार्टिकल का क्या पोजीशन है, क्या उसका मोमेंटम, हर एक पार्टिकल का पोजीशन, मोमेंटम हम बहुत ब्रीफली उसको हम बताएं तो हम बोलते हैं ये एक माइक्रोस्कोपिक टर्म है। ठीक है, ये इसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी है। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर इसकी, मान लो हमने टाइम फिक्स किया, हमने क्या किया, टाइम फिक्स किया, एक पर्टिकुलर टाइम पर हमने देखा भाई देखो पार्टिकल्स लगातार मूव करते रहेंगे, जो भी होगा सिस्टम में लगातार लगातार सब कुछ मूव कर रहा है। तो हमने क्या किया, टी को फिक्स किया और इन सारे पार्टिकल्स का उस टाइम पे एक फोटो खींचा। ठीक है, उस फोटो से हमने क्या किया कि देखा उसका उसका हर पार्टिकल की पोजीशन, लाइक एट इंस्टेंट, यानी टी फिक्स कर दिया हमने। तो पोजीशन और मोमेंटम हर पार्टिकल का, एंड
एंड मोमेंटम या मोमेंटाज, ठीक है, पोजीशन एंड मोमेंटा ऑफ ईच इंडिविजुअल पार्टिकल, ईच इंडिविजुअल पार्टिकल। इसको अगर हमने लिख दिया तो बोलेंगे वो एक माइक्रोस्कोपिक स्टेट में हमने उसको लिखा है, एक माइक्रोस्कोपिक स्टेट को हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पर। क्या फिर थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है? माइक्रोस्कोपिक क्या, हमने उसको ऊपर से ये कंटेनर रखा था, हमने इसे ऊपर से देख लिया, अच्छे इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर हो सकते हैं, ये इतना इसका वॉल्यूम है, ये इतनी एनर्जी है, इसका टेम्परेचर फिक्स है, ये सारी चीजें हमने देख ली, ये सारी माइक्रोस्कोपिक स्टडी हो गई। बट माइक्रोस्कोपिक जिसमें बात करें, माइक्रो में क्या करेंगे हम लोग, अंदर मुंह डाल दिया इसके अंदर, अब देख रहे हैं कि अच्छा ये पार्टिकल जो है इसकी पोजीशन ये है, इस पार्टिकल का मोमेंटम ये है, इस वाले पार्टिकल का पोजीशन ये है, इसका मोमेंटम, हर चीज में भाई पोजीशन मोमेंटम पता है तो बाकी सारी चीजें पता कर ही सकते हैं ना कि उस पार्टी भाई कहाँ पर है, किस तरह से मूव कर रहा है, बाकी सारी चीजें फिर हम प्रेडिक्टेबिलिटी से सारी चीजें बता सकते हैं, ठीक है, सारी चीजें कैलकुलेट हो सकती हैं। तो हमने क्या किया, ये चीज डिफाइन करी कि ये होती है एक माइक्रोस्कोपिक स्टेट, मतलब हम नंबर ऑफ वॉल्यूम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम और एनर्जी को हमने डिफाइन कर दिया, पता चल गया, ठीक है माइक्रोस्कोपिक है। बट माइक्रोस्कोपिक में क्या किया, हम ईच इंडिविजुअल पार्टिकल पर फोकस किया और हमने उसका पोजिशन मोमेंटम लिखा, हमें सिंपल पता चल गया कि अच्छा ये है इसके माइक्रो स्टेट। क्या यहां तक पिक्चर क्लियर है? बात क्लियर 100%? तो दिस वाज ऑल अबाउट माइक्रोस्कोप, मतलब नॉट ऑल अबाउट, क्योंकि अब हम लगातार इन टर्म्स का, क्योंकि जो जो टर्म्स हमें यूज करने होते हैं हमें थोड़ा सा पता तो हो उसके बारे में है क्या, कि माइक्रोस्कोपिक क्या है, माइक्रोस्कोपिक क्या है, तो अब हमें एक आइडिया लग गया कि क्या होती हैं ये चीजें। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, बस यही से स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की शुरुआत होती है, ठीक है, कि हमें ये थोड़े थोड़े टर्म्स पता लगेंगे, फिर हमें पता लगेगा कि एक्चुअल में अंदर हो क्या रहा है, तो ऐसे ही शुरुआत होगी, तभी हमें चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। हमें विजुअलाइजेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली, ठीक है। तो ये बात थी माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक की, ठीक है। अब जैसे हम लोग क्या बात कर रहे हैं लगातार की, मतलब एक टर्म यूज कर रहे हैं लाइक सिस्टम, है ना, मैंने बोला कि सिस्टम के अंदर ये पार्टिकल्स है, तो एक सिस्टम की जगह पर हम एक टर्म यूज करना शुरू करेंगे जो कि है एंसेंबल। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का एक जो सिस्टम की जगह पर यूज किया जाने वाला शब्द है, दैट इज एंसेंबल। सॉरी, एंसेंबल। एंसेंबल क्या होता है? एंसेंबल का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, कि हमने एक बेसिकली इसको हम सिस्टम ही एक तरह से बोलेंगे, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक तरह का सिस्टम ही है, ठीक है, सिस्टम को ही हम जनरली एंसेंबल बोलेंगे, ठीक है। लेकिन इसका व्यू पॉइंट थोड़ा सा अलग होता है। जैसे एंसेंबल को हम डिफाइन किस तरह से करते हैं कि दिस इज अ कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्टेट, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्टेट्स, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्टेट्स। लेकिन इसको समझने का एक बहुत बढ़िया सा तरीका होता है कि अब देखो माइक्रोस्टेट क्या था, माइक्रोस्टेट क्या था कि एक पर्टिकुलर टाइम पर सारे के सारे पार्टिकल्स का पोजीशन और मोमेंटम हमने निकाल लिया, तो बोल लेंगे कि वो एक पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट है, ठीक है, दैट पर्टिकुलर एट पर्टिकुलर टाइम फिक्स्ड हमारी पोजीशन और फिक्स मोमेंटम उस पर्टिकुलर टाइम पर होगा, उसको हमने लिख दिया, हमने बोल दिया कि ये पर्टिकुलर माइक्रोस्कोपिक स्टेट है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक सॉरी माइक्रोस्टेट्स को सिंपल बोलेंगे, ठीक है, माइक्रोस्टेट, माइक्रोस्कोपिक स्टेट या माइक्रोस्टेट, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्टेट को क्या बोलेंगे, माइक्रोस्टेट। माइक्रोस्कोपिक स्टेट को अब हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोस्कोपिक स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोस्टेट। और मैक्रोस्कोपिक स्टेट को मैक्रोस्टेट, मैक्रोस्कोपिक प्लस स्टेट क्या बन जाएगा हमारे पास, माइक्रोस्टेट, ठीक है। तो अब ये टर्म्स हम लोग यूज करना शुरू करेंगे जनरली, बार बार माइक्रोस्कोपिक स्टेट नहीं बोलूंगा या माइक्रोस्कोपिक स्टेट नहीं बोलूंगा, मैं जनरली बोलूंगा माइक्रोस्टेट एंड मैक्रोस्टेट। क्या बात है क्लियर? माइक्रोस्कोपिक टर्म हमें पता था, माइक्रोस्कोपिक हमें टर्म पता था, उनकी उस पर्टिकुलर स्टेट पे हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट, और यहाँ पर क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट को, माइक्रोस्कोपिक स्टेट को मैक्रोस्टेट, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन मत होना क्योंकि यहाँ माइक्रो और मैक्रो थोड़ा सा सेम साउंड करता है, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास, कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्टेट्स। मतलब क्या, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल डरना नहीं, कुछ किसी भी चीज से बहुत डीपली मैं समझाने वाला हूं, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्टेट्स का मतलब क्या है, देखो
जब भी हमने टाइम फिक्स किया था, हमने क्या किया, टाइम फिक्स किया तो हमने उसकी एक फोटो खींची, ठीक है, उसकी एक फोटो खींची उस सिस्टम की, ठीक है, और हमने क्या किया, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, इनकी पोजीशन मोमेंटम हमें पता है, ठीक है। मान लो हम 1 सेकंड आगे गए, पोजीशन मोमेंटम सब कुछ चेंज होगा, क्योंकि भाई समय के साथ में सारी चीजें चेंज होती हैं, ठीक है, लगातार चीजें मूव कर रही हैं, ठीक है। अभी मान लो ये टाइम t इज इक्वल टू 1 की फोटो थी, ठीक है, टाइम t इज इक्वल टू 1 की फोटो, जैसे ही टाइम t इज इक्वल टू 2 पर पहुंचा, मान लो फोटो इसी हो गई। क्या फोटो दिख रही है, मतलब ये मान लो हमने टाइम t इज इक्वल टू 1 पर एक फोटो खींची, मैं एक बार चेक कर लेता हूं आपको नीचे का दिख रहा है नहीं, हाँ ठीक है, टाइम t इज इक्वल टू 1 पर हमने फोटो खींची, और मान लो पार्टिकल्स, मान लो 3 4 पार्टिकल्स कुछ इस तरह से थे। हमने यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए मैं 4 या 5 पार्टिकल्स दिखा रहा हूँ ताकि आपको पोजीशन बहुत अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। मान लो पहली पोजीशन पे 5 पार्टिकल्स थे, वो इस तरह से रखे हुए थे। क्या पोजीशन साफ साफ दिख रही है, क्या पोजीशन साफ साफ दिख रही है, ठीक है। मान लो हमने क्या किया, दूसरे टाइम पर गया, टाइम t इज इक्वल टू 2 पर, टाइम t इज इक्वल टू 2 पर, ठीक है। अब मान लो जो पार्टिकल्स की पोजीशन है वो कुछ इस तरह से हो गई, 1 2 3 4 5, ठीक है। अंतर समझ आ रहा है कि अब जो है पार्टिकल मूव किए, कुछ इस तरह से अरेंज हो गए, ठीक है। अब हम टाइम t इज इक्वल टू 3 पर देखते हैं क्या होता है। मान लो टाइम t इज इक्वल टू 3 पर कुछ इस तरह से हो गया, 1 2 3 4 5 पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज हो गए, ठीक है। मान लो टाइम t इज इक्वल टू 4 पर हमें देखना है, टाइम t इज इक्वल टू 4 पर देखना है, t इज इक्वल टू 4 पर हमने फोटो खींची तो कुछ इस तरह से आई, 1 2 3 4 5, ठीक है, दिख रहे हैं सारे पार्टिकल्स कुछ इस तरह से अरेंज हो गए, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज में तो ना कि क्या है भाई, पार्टिकल्स लगातार मूव कर रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे समझो कि मैं लगातार मूव कर रहा हूं, ठीक है, आप 3 4 स्क्रीनशॉट लो, किसी टाइम पे मेरा स्क्रीनशॉट ऐसा आएगा, किसी टाइम पे मेरा स्क्रीनशॉट ऐसा आएगा, किसी टाइम पे मेरा स्क्रीनशॉट ऐसा आएगा, तो हर टाइम पे स्क्रीनशॉट जो लिए गए हैं कि लगातार पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लिया, एक बार ये, जैसे टाइम t इक्वल टू 1 हुआ, स्क्रीनशॉट लिया, 3 उंगलियों से स्क्रीनशॉट लेते हो ना फोन में, अब लैपटॉप पे देख रहे हो तो उस पर मत कोशिश करना, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लिए, 4 स्क्रीनशॉट हमने ले लिए, ये स्क्रीनशॉट्स आ गए। अब माइक्रोस्टेट क्या होती है, माइक्रोस्टेट क्या होती है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर उस पर्टिकुलर स्टेट में जो भी पार्टिकल्स हैं उन सबके पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो यहां पर हमने सबके पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स देखे, यहां पर सबके मोमेंटम पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स देखे, ठीक है। हमारे पास 4 फोटो हैं, ठीक है, हमारे पास 4 फोटो हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि एक माइक्रोस्टेट ये हो गई, एक माइक्रोस्टेट ये है, एक माइक्रोस्टेट ये है, एक माइक्रोस्टेट ये है, ठीक है। इन सारी माइक्रोस्टेट्स को अब हम ऐसे समझो कि t इज इक्वल टू 1, कहां बनाऊं, यहां पर बनाता हूं, देखो इसको मैं इधर साफ कर दूं क्या, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा अगर उधर बनाऊंगा, मैं सारी चीजें एक साथ बनाना चाह रहा हूं, ठीक है। चलो अभी पहले समझो थोड़ा सा कि मान लो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पर फोटो थी। अब हमने क्या माना कि ये सारे के सारी फोटो एक पर्टिकुलर टाइम पर ही प्रेजेंट हैं। नहीं आया, कंफ्यूज हो गए, देखो समझो मेरी बात को ध्यान से, कि हम क्या कर सकते हैं, हम इसे मानते हैं कि मान लो एक ही सिस्टम था, ये समय के साथ में इवॉल्व हो रहा है और धीरे 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 पार्टिकल्स की पोजीशन को चेंज कर रहा है, ठीक है, लगातार पार्टिकल्स की पोजीशन चेंज कर रही है, ये समय के साथ में इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब दूसरा व्यू पॉइंट हम क्या मान सकते हैं कि मान लो ये एक सिस्टम था और हमने टाइम फिक्स किया, तो हमारे पास इसमें ये सारी फोटो अवेलेबल है। भाई 2 तरीके से हम समझ सकते हैं ना, कि हम उसको समय के साथ में इवॉल्व करके देखें तो ये समय के साथ में इवॉल्व हो सकता है, लेकिन हमने क्या किया, मान लो समय फिक्स कर दिया, हमने बोल दिया कि एक पर्टिकुलर समय है, ठीक है, और ये सारी फोटो उसके अंदर है, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये फोटो आने वाली तो है ही ना। लेकिन मान लो हमने समय फिक्स करके बोल दिया कि ये भाई, ये हमने समय फिक्स किया और ये सारी जो है इसके फोटो जो है इसके अंदर अवेलेबल है, यानी ये सारी माइक्रोस्टेट्स के अंदर हैं, ऑब्वियस सी बात है वो हैं, ठीक है। लेकिन हमने क्या बोल दिया कि एक पर्टिकुलर टाइम पर ये सारी माइक्रोस्टेट्स हैं, मतलब अलग अलग हमने सिस्टम्स लिए, हमने क्या बोल दिया कि इसके अंदर ये सारे के सारे सिस्टम्स अवेलेबल हैं जिनकी पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट्स हैं। नहीं आया, समझो ध्यान से, एक ये डब्बा है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स हैं, और टाइम t इज इक्वल टू 1 पर, ये मान लो एक डब्बा है बड़ा सा, ठीक है, इसके अंदर मान लो 4 अलग अलग सिस्टम्स हैं, समझना ध्यान से, आप अच्छे से समझ आना चाहिए, ठीक है। ये एक डब्बा है जिसके अंदर 4 अलग अलग डब्बे हैं, सिस्टम्स हैं, ठीक है,
और हमने बोल दिया कि टाइम t इज इक्वल टू 1 पर इस बड़े वाले डब्बे में ये चारों सिस्टम्स अलग अलग माइक्रोस्टेट्स के जो हैं वो चारों अवेलेबल, यानी इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर ये माइक्रोस्टेट है, ठीक है, इस वाले सिस्टम के अंदर दूसरी वाली माइक्रोस्टेट है, ठीक है, इस वाले डब्बे के अंदर तीसरी वाली माइक्रोस्टेट है, ठीक है, और इस वाले डब्बे के अंदर ये चौथी वाली माइक्रोस्टेट है। बात क्लियर है? मतलब हमने क्या किया कि हम एक इस तरह का डब्बा बनाया, एक इस तरह का बड़ा सा सिस्टम बनाया जिसके अंदर अलग अलग तरह के सिस्टम्स हैं, और वो सारे सिस्टम्स एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो सेम माइक्रोस्टेट्स को कैरी कर रहे हैं जो इसमें टाइम के साथ में इवॉल्व होने पर आएंगी, वो उसमें एक ही टाइम पर सभी अवेलेबल हैं। तो इस बड़े वाले सिस्टम को हम एंसेंबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम एंसेंबल बोलते हैं। क्या बात समझ आई है एंसेंबल की? कि एंसेंबल में डिफरेंट डिफरेंट जो माइक्रोस्टेट्स हैं वो एक ही टाइम पर अवेलेबल होंगी, यानी दिस इज अ कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्टेट्स, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्टेट्स एट अ पर्टिकुलर टाइम। समझ रहे हो ना कि उसमें सारी की सारी माइक्रोस्टेट्स हैं जो कि हमारे जो एक ही सिस्टम में अलग अलग टाइम पर आने वाली थी, एक ही सिस्टम में अलग अलग टाइम पर आने वाली थी, वो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स लिए और उसमें एक ही टाइम पर आ रही है। इसमें क्या था? एक ही सिस्टम था, एक ही सिस्टम था, ठीक है, लेकिन टाइम अलग अलग था, टाइम अलग अलग था। दिख रहा है? एक मिनट, हाँ ठीक है, एक ही सिस्टम था लेकिन टाइम अलग अलग था। इसमें क्या है? एक ही टाइम है लेकिन सिस्टम अलग अलग है, और उन सभी सिस्टम्स का एक बड़ा सिस्टम बना दिया गया। इसमें क्या है कि एक ही टाइम है, एक ही टाइम है, यानी टाइम एक फिक्स कर दिया हमने, ठीक है, लेकिन लेकिन सिस्टम्स जो हैं वो अलग अलग हैं। सिस्टम्स जो हैं, सिस्टम्स से ज्यादा बोलना उचित है कि माइक्रोस्टेट्स अलग अलग हैं, ठीक है, सारी जो माइक्रोस्टेट्स, क्योंकि एक पर्टिकुलर सिस्टम में वो एक पर्टिकुलर माइक्रो सिस्टम ही बोल लो, ठीक है, सिस्टम या ब्रैकेट में लिख लो माइक्रोस्टेट्स उस पर्टिकुलर टाइम पर अलग अलग हैं, अलग 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 हैं। क्या फील हुआ थोड़ा थोड़ा कि इसमें क्या था? हमारे पास अलग अलग टाइम पर हमने उसी सिस्टम में अलग अलग फोटो खींची तो हमारे पास ये आया। उन्हीं सारी फोटो को हमने एक अलग अलग तरह से देखा कि इसमें अलग अलग सिस्टम्स थे, उसमें वो सारी फोटो एक ही टाइम पर आ रही थी। उस पर्टिकुलर सिस्टम को बोलते हैं एंसेंबल, उस पर्टिकुलर चीज को बोल रहे हैं एंसेंबल। यानी एक एंसेंबल में वो सारी की सारी माइक्रोस्टेट्स एक ही टाइम पर अवेलेबल होंगी जो कि समय में आने वाली हैं, वो सारी की सारी एक ही टाइम पर अवेलेबल हैं। तो इस तरह ये व्यू पॉइंट है कि मतलब ऐसा एक्चुअल में ऐसा होता है, लेकिन इसको समझने का एक व्यू पॉइंट होता है, ये इससे चीजें सॉल्व करना आसान होता है। इसको समझने की क्रोनोलॉजी है सिंपल सी कि लाइक जैसे हम लोग देखते हैं कि एक वेव का इक्वेशन लिखते हैं। लेट मी क्लियर द बोर्ड। हम लोग एक जब वेव की इक्वेशन लिखते हैं, देखना, जब भी हम लोग वेव की इक्वेशन लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है, ये लिखते हैं वेव की इक्वेशन। हमने क्या किया? टी फिक्स किया। हमने क्या किया? टी फिक्स किया। जैसे हमने टी फिक्स किया तो ये टर्म फिक्स हो गया, ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन गई, एक साइनसॉइडल कर्व की इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये क्या बन गया हमारे पास? जो टी फिक्स किया तो हमारे पास मान लो ये टी हमने फिक्स करके कुछ कर दिया, ठीक है, तो ये कांस्टेंट बन गया। तो हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन? y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस सम कांस्टेंट या प्लस माइनस सम कांस्टेंट, ठीक है। तो ये किसकी इक्वेशन है? एक कर्व की इक्वेशन है। और साइन का कर्व कैसा बनता है? कुछ इस तरह का कर्व बनता है, ठीक है। अब हमने क्या किया? मान लो हमने क्या किया? एक्स पोजीशन फिक्स कर दी, एक पोजीशन फिक्स कर दी, तब इक्वेशन क्या बनेगा हमारे पास? तब इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू ए साइन, पोजीशन मान लो ये फिक्स कर दिया तो सम कांस्टेंट माइनस ओमेगा टी, ठीक है, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा? तो हमारे पास ये देखो ध्यान से, फिर भी क्या है? एक साइनसॉइडल इक्वेशन जो कि समय के साथ, यहां पर क्या था? जो डिस्प्लेसमेंट है वो समय के साथ में, सॉरी पोजीशन के साथ में अपनी जो कर्व है उसको दिखा रहा था। ये कर्व का इक्वेशन आया था, ये कर्व का, लेकिन ये किसका इक्वेशन है? एक एसएचएम का इक्वेशन। याद करो एसएचएम का इक्वेशन में क्या होता है? y इज इक्वल टू ए साइन सम कांस्टेंट इनटू टी, वही तो लिखा हुआ है। लेकिन एसएचएम इन्हीं साइनसॉइडल इक्वेशन इन्हीं कुछ इस तरह से आएगा, यानी
यानी दोनों का व्यू पॉइंट जो है अलग अलग है, लेकिन कर तो सेम आ रहा है, यानी आप समझो, चाहे इससे समझो कि हम लोग टी फिक्स करने पर एक्स का डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, पोजीशन का देख रहे हैं, तो वो कर्व आएगा, लेकिन एक्स को फिक्स करने पर हम समय के साथ में वेरिएशन देख रहे हैं तो भी कुछ इस तरह का आएगा। तो सिर्फ देखने का नजरिया अलग अलग है, लेकिन कर्व सेम आ रहा है। क्या बात समझ आ रही है? बात क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये तरीका था हमारे एंसेंबल को समझने का, ये था हमारे एंसेंबल के बारे में, क्या होता है एक एंसेंबल। ठीक है, ओके, हमें एंसेंबल समझ आया, हमें माइक्रोस्टेट समझ आया। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्टेट या मैक्रोस्कोपिक स्टेट, ये चीजें समझ आ गई। ठीक है, जिनको हम लोग माइक्रोस्टेट एंड मैक्रोस्टेट बोल रहे हैं। क्या यहां तक बातें क्लियर है? अच्छा भाई, ठीक है, अब देखते हैं। तो हमने किसी भी एक सिस्टम को समझने के दो अप्रोच देखे। एक हमारे पास था टाइम का, मतलब लाइक टाइम के साथ में किस तरह से वैरी कर रहा है, ठीक है, जो कि ओरिजिनल अप्रोच होता है कि समय में किस तरह के साथ वो इवॉल्व करता है। तो डिफरेंट तरह की माइक्रो स्टेट्स उसमें आती हैं, और वो डिफरेंट माइक्रो स्टेट्स क्या होती है, हमने माइक्रो स्टेट्स को देख लिया था। ठीक है, दूसरा अप्रोच क्या था कि उसको हमने एंसेंबल अप्रोच से देखा था कि एंसेंबल क्या होते हैं। ठीक है, एंसेंबल में डिफरेंट तरह के सिस्टम्स हैं, और सब सारे सिस्टम्स में जो माइक्रो स्टेट्स हैं वो सारी की सारी वही माइक्रो स्टेट्स हैं, मतलब एक पर्टिकुलर सिस्टम में वो माइक्रो स्टेट, दूसरे वाले पर्टिकुलर सिस्टम में t इक्वल टू 2 की माइक्रो स्टेट, और टाइम फिक्स करने पर वो सारी की सारी माइक्रो स्टेट्स उसमें एक ही टाइम पर अवेलेबल थी, उसको बोल रहे थे एंसेंबल अप्रोच। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? अच्छा भाई, ओके, ठीक है। अब मान लो हमें अगर देखो किसी भी अप्रोच से हम काम करें, हम कोई भी क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। लाइक मान लो हमारे पास कोई क्वांटिटी है, कोई भी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी को हमें कैलकुलेट करना है, उस मान लो हमें बोला गया एफ एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है। ठीक है, तो एफ को कैलकुलेट करना क्या है कि जब भी हम इसमें कैलकुलेट करेंगे, जो ओरिजिनल अप्रोच था, ठीक है, जो टाइम के साथ में इवॉल्व हो रहा था, तो उसमें हम क्या करेंगे, एफ को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि एफ को कैलकुलेट करने के लिए हम उसका टाइम एवरेज निकालेंगे, टाइम एवरेज ऑफ एफ, टाइम एवरेज। ठीक है, टाइम एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास एफ कैलकुलेट होगा। दूसरा, जब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे एंसेंबल अप्रोच से, तो क्या करेंगे, उसका एंसेंबल एवरेज निकालेंगे। ठीक है, उसको निकालने का तरीका भी आगे सीखेंगे। तो हम उसमें क्या करेंगे, एंसेंबल एवरेज निकालेंगे, एंसेंबल एवरेज ऑफ एफ। तो दोनों तरीकों से हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर हम इसको थोड़ा सा और डीप में जाकर के समझेंगे, तो दोनों के दोनों जो टाइम एवरेज होते हैं और एंसेंबल एवरेज होते हैं, दोनों के दोनों सेम होते हैं। अभी के लिए हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें वो जो लंबे सी चीजें निकल करके आती हैं उनको समझने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना समझने की जरूरत है कि टाइम एवरेज निकाले या एंसेंबल एवरेज। थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी देखो तो आप दोनों चीजें सेम ही आनी चाहिए। तो टाइम एवरेज ऑफ एफ, टाइम एवरेज ऑफ एफ इज इक्वल टू एंसेंबल एवरेज ऑफ, ये दोनों की दोनों क्वांटिटी सेम होती है। इतना अभी फॉर द टाइम भी हमें ध्यान रखना है, दिमाग में इसको बसा के रखना मन मंदिर में। ठीक है, इतनी बात हमें समझ आई। अच्छा, जब मैंने माइक्रो स्टेट के बारे में आपको समझाया, तो माइक्रोस्कोपिक जो स्टेट्स मैंने आपको दिखाई, तो उसमें क्या था कि हमने एक पर्टिकुलर टाइम पर, टाइम हमने फिक्स किया था, एक पर्टिकुलर टाइम पर उसके पोजीशन और मोमेंटम, पोजीशन एंड मोमेंटम, इनको हमने डिफाइन कर दिया। तो हमने कहा वो एक पर्टिकुलर माइक्रोस्कोपिक स्टेट है या माइक्रो स्टेट है। ठीक है, चलो माइक्रो स्टेट ही मैं बोलूंगा, बार बार माइक्रोस्कोपिक स्टेट नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो वो उसकी एक पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट है। ठीक है, अच्छा, तो मतलब क्या है, पोजीशंस को हम जनरली क्यू से दिखाते हैं। ठीक है, और मोमेंटम को हम दिखाते हैं पी से। मतलब हमें पोजीशन और मोमेंटम पता हो तो हम माइक्रोस्टेट बता सकते हैं, और माइक्रोस्टेट पता तो हम एंसेंबल के बारे में बता सकते हैं, एंसेंबल पता तो हम पुश कर सकते हैं, उसका कोई भी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। मतलब क्या है, हमारे लिए पोजीशन और मोमेंटम के बारे में एक रिलेशन होना बहुत जरूरी है। लेकिन जनरली जब हम कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं, जब भी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम, अपना जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है, हमारे पास जो जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें हम क्या देखते हैं, हमारे पास 3 एक्सेस होती है। ठीक है, एक होती है हमारे पास Q1, एक होती है हमारे पास Q2, एक होती है हमारे पास Q3, जिसको हम जनरली X, Y और Z कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास पोजीशन कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो ऐसे तरह के जनरली होते हैं। लेकिन इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम मान लो हमारे पास इसमें कोई पॉइंट है, इसमें एक पॉइंट है, ठीक है,
तो इसमें क्या पता चलेगा, इसकी एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन, जेड पोजीशन, Q1 Q2 Q3 पता चलेंगे। लेकिन हमारा काम यहाँ से नहीं चलने वाला है। हमारा काम जो है वो पोजीशन और मोमेंटम, ऐसा हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट हो जिसमें पोजीशन और मोमेंटम दोनों हो। तो मान लो हमको इस तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए, मान लो हमको इस तरह का सिस्टम बनाए जिसमें हमारे पास एक तरफ पोजीशन हो और दूसरी तरफ वेलोसिटी हो, दूसरी तरफ वेलोसिटी हो। तो मान लो हमने यहाँ पर कोई पॉइंट दिखाया, तो हम कहेंगे कि अच्छा यहाँ पर अगर इसकी पोजीशन और वेलोसिटी में दोनों पता है, मतलब क्या इस पर्टिकुलर टाइम पर हमने टाइम फिक्स किया तो हमें पता किया अच्छा यहाँ पर पार्टिकल है और इतनी वेलोसिटी से जा रहा है। बढ़िया चीज़ थी कि हम लगातार पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स देख लें तो उसके हिसाब से हमें सब कुछ पता चल सकता है। तो हमने सोचा कि वेलोसिटी की जगह पर अगर हम डायरेक्टली मोमेंटम लिख दें तो हमें उसका और भी आसानी हो जाएगी। मोमेंटम हमें ज़्यादा एक बढ़िया चीज़, बढ़िया सा उसका एक मोमेंटम जो है वेलोसिटी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, क्योंकि उसमें मास और वेलोसिटी दोनों है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक इस तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया जिसमें पोजीशन और मोमेंटम दोनों है। क्या चीज़, पोजीशन और मोमेंटम दोनों है। तो एक इस तरह का हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया जिसको हमने बोला फेज स्पेस। क्या बोला, फेज स्पेस। ये इस तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें पोजीशन, डायरेक्ट मैं अब इसमें लिखता हूं, पोजीशन और मोमेंटम दोनों अवेलेबल होते हैं, पोजीशन और मोमेंटम दोनों अवेलेबल है। तो सिंपल हमारे सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने किस तरह का एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया जिससे कि हमें पोजीशन और मोमेंटम पता चल रहा है। तो ठीक है, अब देखो मान लो एक पार्टिकल है, ठीक है, एक पार्टिकल मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। तो अब होगा क्या कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर पोजीशन और मोमेंटम बताना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि मैं एक लफ्ज़ एक पार्टिकल हूँ, ठीक है, मेरा आपको पहले एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, ये तीन चीजें बतानी पड़ेंगी, ठीक है। अगर आपको मेरी एग्जैक्ट पोजीशन बतानी है, समझना ध्यान से, अगर आपको मेरी एग्जैक्ट पोजीशन बतानी है तो आपको बताना पड़ेगा मेरा एक्स कोऑर्डिनेट, मेरा वाई कोऑर्डिनेट और मेरा जेड कोऑर्डिनेट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीन चीजें बतानी पड़ेंगी। दूसरी चीज आपको क्या बतानी पड़ेगी, मेरा एक्स में मोमेंटम, मेरा वाई में मोमेंटम और मेरा जेड में मोमेंटम। यानी इस पर्टिकुलर टाइम पर मेरी आपको 6 चीजें बतानी पड़ेंगी, यानी 6 आपको एक तरह से क्वांटिटीज बतानी पड़ेंगी जिससे कि मेरी पोजीशन और मोमेंटम फेज स्पेस में मेरी आपको एक एग्जैक्ट पोजीशन पता होगी, मतलब फेज स्पेस में मेरी एक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन पता होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं हूं तो मेरी आपको 6 चीजें बतानी पड़ेंगी। तो मान लो मैं एक पार्टिकल हूं, ठीक है, मान लो मेरे से 2 लोग खड़े हैं तो आपको 12 बताने पड़ेंगे, यानी 6 दूनी 12। आपको 3 को 18 बताना पड़ेगा, यानी n अगर पार्टिकल्स है, अगर n पार्टिकल्स हैं तो आपको 6n उसकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं, 6n कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, उसमें पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स भी इन्वॉल्व हैं और हमारे मोमेंटम के, यानी 6n डायमेंशनल, भाई 6n डायमेंशनल हो गया ना वो, 6n डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ेंगे आपको, 6n डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स आपको बताने पड़ेंगे। तो मतलब क्या है, ये जो है यहां पर आपको एक पार्टिकल के लिए आपको 6 कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है, तो n पार्टिकल्स के लिए 6n डायमेंशनल, तो एक 6n डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया एक तरह से, ठीक है, जिसमें पोजीशन और मोमेंटम होते हैं। क्या मेरी बात करें, जनरली हम अगर समझने के लिए बात करें तो हम अगर सिर्फ एक पोजीशन और एक मोमेंटम से समझेंगे तो हमें आसानी होगी, क्योंकि 6 डायरेक्शंस को हमें प्लॉट करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। अगर हम एक्स और वाई दोनों ले लेंगे तो 4 बन जाएंगे, एक्स वाई जेड तीनों ले लेंगे तो 6 बन जाएंगे, उसको थोड़ा दिखाना मुश्किल है सॉरी। तो इतनी बातें क्या क्लियर है कि हमारे पास फेज स्पेस क्या है, फेज स्पेस में पोजीशन और मोमेंटम दोनों होते हैं, ठीक है। एक 6n डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें हम लोग किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ दिखाते हैं। बात क्लियर? क्यों किया इसकी इजाजत हमने क्यों की, क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर पार्टिकल की माइक्रो स्टेट जाननी थी। अगर माइक्रो स्टेट नहीं पता होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बात क्लियर है यहाँ तक? कोई कन्फ्यूजन है क्या? कोई कन्फ्यूजन है? अगर है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, नहीं है तो आगे चलते बनो, ठीक है। उतारो इसको। तो यहाँ तक हमने देखा कि हमारे पास अगर पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट को मिलाकर के जो एक स्पेस बना है जिसको हम फेज स्पेस बोल रहे हैं, फेज स्पेस में 6n कोऑर्डिनेट्स होते हैं और 6n कोऑर्डिनेट्स हम पता हो जाते हैं। बेसिकली हमें एक माइक्रो स्टेट पता हो जाती है। माइक्रो स्टेट से क्या होता है, हमें टाइम फिक्स पर हमने जो माइक्रो स्टेट देखी वहाँ से हमें एनसेंबल का पता लगा। एनसेंबल से हम सारी चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, खेला खत्म हो रहा है। तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो
पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स, तो उसको कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है वो होती है हैमिल्टन्स इक्वेशन। ठीक है, आपने शायद अभी तक नहीं पढ़ी होंगी, ये क्लासिकल मैकेनिक्स का एक पार्ट है जो कि मैं अभी यहाँ पर इसको डिटेल में नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, तो मैं सिर्फ इक्वेशंस लिख रहा हूँ कि जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं वो टाइम के साथ में किस तरह से चेंज होते हैं, इसको हम हैमिल्टन्स इक्वेशन के साथ में दिखाते हैं। डेल एच क्यू आई पी आई अपॉन डेल पी आई, ये एक इक्वेशन हुई। और दूसरी इक्वेशन है पी आई डॉट, इसकी बहुत डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं, कुछ समझने की भी खास जरूरत नहीं है, इससे कोई काम आपका अगर नहीं समझोगे तो कोई काम रुकेगा नहीं। ठीक है, माइनस डेल क्यू आई पी आई अपॉन डेल क्यू आई। मैं सिर्फ इस तरह से बता रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा आता है। ठीक है, मुझे पता है ये, तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे करते हैं इसको। ठीक है, बात क्लियर है ना, समझ आ रहा है क्या करना बोला जा रहा है, नहीं समझोगे कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस मैंने लिखी, इन दोनों इक्वेशन से हम लोग पी आई और क्यू आई निकाल सकते हैं टाइम के साथ में। इसका वेरिएशन, डॉट का मतलब क्या होता है, टाइम के साथ में वेरिएशन, मतलब डेल, यहाँ पे डेल बाई डेल टी लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एच क्या है हमारे पास, एच जो है हैमिल्टोनियन है। एच क्या है, ये हमारे पास है हैमिल्टोनियन। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि अच्छा ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब दूसरी बात, मान लो हमने क्या किया, एक सिस्टम समझा इसे, देखो ध्यान से देखना। मान लो हमारे पास एक एनसेम्बल था। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो स्टेट्स थे इसमें, और सब कुछ ऐसे, मान लो हमने सिंपल ऐसे बना दिया। ठीक है, या हमने सिंपल इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनाना ज़्यादा उचित समझेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं कुछ इस तरह से, सिक्स एन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे सिर्फ 2 डायमेंशनल दिखा रहे हैं। ठीक है, सॉरी हाँ, टू डायमेंशनल मतलब 2n डायमेंशनल मतलब सिर्फ एक पोजीशन और एक मोमेंटम, यानी इधर मान लो हमारे पास पोजीशन है, इधर मान लो हमारे पास मोमेंटम है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के माइक्रो स्टेट्स होंगी, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स होंगी। ठीक है, इस तरह से मान लो। ठीक है, अच्छा ओके 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 ओके, मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास जो सिस्टम था उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स थे। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए मान लो एक पर्टिकुलर हमने माइक्रो स्टेट ली। ठीक है, एक पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट ली, और उस माइक्रो स्टेट में, ठीक है, अगर हम टाइम t इज इक्वल टू 1 पर देख रहे थे तो उसकी पोजीशन कुछ यहाँ थी। टाइम t इज इक्वल टू 2 पर जाएंगे तो जैसे हमने देखा था ना, अलग अलग पिक्चर्स थी, तो उसकी पिक्चर्स चेंज होगी, यानी लगातार पोजीशन और मोमेंटम चेंज होंगे, लगातार पोजीशन और मोमेंटम चेंज होंगे। और जैसे जैसे पोजीशन और मोमेंटम चेंज होंगे, लाइक जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है कि पोजीशन और मोमेंटम भी चेंज होंगे। अगर पोजीशन और मोमेंटम भी चेंज होंगे तो इसका मतलब क्या है कि मान लो अभी यहाँ पर था पोजीशन और मोमेंटम। ठीक है, कुछ देर बाद यहाँ पहुंच गया, कुछ देर बाद यहाँ पहुंच गया, कुछ देर बाद यहाँ पहुंच गया, कुछ देर बाद यहाँ, तो इस तरह से कुछ एक कर्व बनेगा, कुछ एक कर्व बनेगा, कुछ एक ट्रेजेक्टरी बनेगी, कुछ एक ट्रेजेक्टरी बनती हुई दिखेगी। भाई जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे पोजीशन, मान लो यहाँ पर P1 Q1 P1 था। ठीक है, यहाँ पर Q2 P2 था, यहाँ पर Q3 P3 था, तो किस तरह से यहाँ गया, तो भाई कुछ तो ट्रेजेक्टरी बनेगी। जैसे जैसे समय चेंज होगा ट्रेजेक्टरी बनेगी, तो डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो स्टेट्स के लिए बना दिया, सब डॉट 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 बहुत सारे बन गए, तो कोई एक पर्टिकुलर ट्रेजेक्टरी बनेगी किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए। तो उस ट्रेजेक्टरी को बोलते हैं हम लोग फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी। इस ट्रेजेक्टरी को बोलते हैं हम लोग फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी। क्या यहाँ तक बात क्लियर, समझ आया फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी क्या है? मतलब जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, और जैसे जैसे पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे तो वो एक कर्व को ट्रेस करते हुए चेंज होंगे। तो वो जो कर्व ट्रेस होगा उसी को बोलते हैं हम लोग फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी। और ये डिफरेंट डिफरेंट, लाइक हार्मोनिक ऑसिलेटर के अलग होता है, पार्टिकल मान लो ग्रेविटी में गिर रहा है उसके लिए अलग होता है। ठीक है, बॉक्स के लिए अलग होता है, तो सबके लिए अलग अलग होती है ट्रेजेक्टरी। ठीक है, क्योंकि सबके लिए अलग अलग तरह से पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं, क्योंकि सबकी एनर्जीज अलग अलग होती है। ठीक है, इसको मैं अब अगली क्लास में समझाऊंगा। ठीक है, अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसका। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी को समझते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक? तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट का कॉन्सेप्ट सीखा, क्या होती है माइक्रोस्टेट्स, क्या होती है माइक्रोस्टेट्स। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक सब कुछ देख लिया हमने। इसके बाद हम लोगों ने एनसेम्बल देखा, क्या होता है एनसेम्बल को। हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट जो माइक्रोस्टेट्स थी उसको हमने एक ही टाइम पर फिक्स करके डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स में ऐसे अरेंज किया कि हमने देखा कि टाइम t इज इक्वल टू 1 पर ही वो सारी माइक्रोस्टेट्स में अवेलेबल है, तो उसको एनसेम्बल बोल रहे थे।
ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने फेस स्पेस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, फेस स्पेस क्या होता है, ठीक है, 6 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से उसकी जो पोजीशन मोमेंटम है वो समय के साथ में चेंज होते हैं, ठीक है, वो भी हमने देख लिया। इसके बाद हमने देखा कि इंट्रोड्यूस किया क्या होती है फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी। अब आने वाली क्लास में हम लोग फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी को देखेंगे, क्या होती है हमारी फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी। डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स के लिए डिफरेंट जो फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी बनती हैं उसको हम देखेंगे कि किसके लिए क्या ट्रैजेक्टरी होती है, क्या सर्कुलर है, हाइपरबोलिक है या क्या है, वो सब अगली क्लास में देखेंगे। तो आई होप ये जो फर्स्ट क्लास है आपको पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट आता है तो उसको आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या आप नीचे दिए हुए लिंक पर जाकर के टेलीग्राम ग्रुप पर भी पूछ सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली आप पूछ सकते हो, या आप डायरेक्ट मुझे मैसेज भी कर सकते हो टेलीग्राम पर। तो मिलेंगे अगली क्लास में, जो भी दिक्कत हो बता देना, ठीक है। तो और क्लास कैसी लगी इसको भी नीचे बता देना कमेंट सेक्शन में, कि फर्स्ट क्लास थी, थोड़ा सा रिव्यू दे देना, ताकि क्या कम स्पीड कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, कि लगे मैं तेज़ भाग रहा हूँ या धीरे धीरे चल रहा हूँ, ये भी नीचे बता देना आप, ठीक है। और क्लास को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह जो भी करना होता है कर लेना, ठीक है, समझदार हो। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।